नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बिल्कुल राजनीतिक सरगर्मियां जारी हैं और अब 24 की तैयारी है। हरियाणा की हम बात करेंगे क्योंकि साल 2023 की शुरुआत के साथ ही हरियाणा में सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन मोड पर आने वाले हैं। और अभी की अगर बात करें, अभी से लगभग सभी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हरियाणा कांग्रेस में जहां संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं, राहुल गांधी के हरियाणा में पहुंचने को लेकर, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और 365 दिन 24/7 इलेक्शन मोड पर रहने का दावा करने वाली बीजेपी भी बैठकों का दौर तेज कर चुकी है। 5 साल पूरे कर चुकी जेजेपी भी आगामी चुनाव को लेकर अभी से उत्साहित है। अगली बार बहुमत से आने का दम भर रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर बात की जा रही है। तो सभी दलों की हलचल और 2024 की तैयारियां तेज हो गई हैं। चर्चा इसे लेकर करने वाले हैं। पहले रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। सभी दलों की निगाहें 2024 पर हैं। बीजेपी आगामी 25 दिसंबर को पार्टी पन्ना प्रमुखों की बैठक करने वाली है। उससे पहले 17 और 18 दिसंबर को 2 दिवसीय बैठक गुरुग्राम में की जाएगी। देखिए, आज की तारीख में तो बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला नजर आता है, लेकिन आने वाले टाइम में परिस्थितियों के साथ साथ बड़े बदलाव होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो आज है वो ही परमानेंट रहेगा। बदलाव होते हैं उसमें। अब दूसरी पार्टियां भी आगे बढ़ सकती हैं। वैसे अभी जेजेपी ने जिस प्रकार से एक रैली की है उन्हें, और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी जो पंचायतों में है, खासकर सिरसे में तो अच्छा प्रदर्शन किया, तो स्वाभाविक है दूसरी पार्टियां भी आगे बढ़ सकती है। क्या तो अभी तो लोगों के हाथ की बात है, लोग किसको पसंद करते हैं। वहीं जेजेपी भी पार्टी के 5 साल के राजनीतिक सफर के पूरा होने के अवसर पर रैली कर आगामी चुनाव के वादों और सत्ता में आने का दावा करते हुए तैयारियों का शंखनाद कर चुकी है। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में पहुंचने को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। 2 चरणों में हरियाणा से गुजरने वाली यात्रा को लेकर चर्चा और मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती मिलने वाली है। जोड़ो यात्रा जो 21 तारीख को आ रही है, विस्तृत तरीके से पूरी चर्चा हुई। 18 कमेटीज बनाई गई हैं। उन कमेटियों के साथ हमने बैठकर सारी चर्चा करी। हर एक कमेटी अपने अपना क्या क्या काम कर चुकी है, तो वो सारी कमेटीज के अलग अलग जो हैं, किस तरह से पासेस बनेंगे, किस तरह से यात्री रात को रुकेंगे, किस तरह से कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, किस तरह से उनको रिसीव करा जाएगा। और जो पहले 3 दिन हैं, फिर जहाँ पे मुडाका बॉर्डर से जो है वो एंटर करेंगे और फिर बाद में सोना से बाहर निकलकर वहाँ तक जाएंगे अपने राजघाट तक। तो पहला चरण तो ये है। दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा 6 तारीख की रात को आप पहुँचेंगे और 7 तारीख का जो है उनका प्रोग्राम है। और शनिवार को जो है पानीपत में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग करी जाएगी और उसके बाद जो है 9 दिन का प्रोग्राम राहुल जी का है। 10 तारीख का अवकाश है, मतलब एक दिन जो है जैसे फ्री दिन होता है वो वहाँ पर होगा और उसके बाद वो आगे पंजाब की तरफ निकलेगा। चुनावी तैयारियों में इनेलो भी पीछे नहीं है। 20 फरवरी से इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला की अगुवाई में पूरे हरियाणा में पार्टी पैदल यात्रा करने वाली है। जहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, वहाँ कानून व्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है और अनेक तरह के मुद्दे जो लोगों के सामने, टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही है सरकार। ये हालत है कि कोई छोड़ा ही नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं छोड़े, उनके प्रकार पर, रबड़ पर, उस पर भी टैक्स लगा दिए। कोई तबका नहीं छोड़ा बगैर टैक्स के। हालत बहुत खराब हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसलिए अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पदयात्रा 20 फरवरी से शुरू होगी मेवात से, और उसकी तैयारी के लिए पार्टी ने जो तय किया है कि 9 लोगों की उसमें ड्यूटी लगी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारी मीटिंग 15 तारीख को परसों मेवात के नू में होने जा रही। जाहिर है सभी दलों ने चुनावी तैयारी को लेकर कमर कस ली है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत के साथ ही हरियाणा में चुनावी उठापटक तेज होने वाली है।
सभी दल अभी से बैठक करने से लेकर जनता के बीच जाने को लेकर सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में देखना ये है कि 2024 से पहले कौन सी पार्टी अपने मुद्दों को भुनाने और वोटर्स को रिझाने के लिहाज से तैयारी में आगे रहती है। राहुल गांधी की पदयात्रा से लेकर अभय चौटाला की पैदल यात्रा का दोनों दलों को कितना चुनावी लाभ मिल सकता है। सत्तासीन दोनों पार्टियां किस तरह से अपनी योजनाओं और विकास कार्यों को रफ्तार देते हुए वोटर्स को साथ जोड़े रखने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंशु शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, साथ ही जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी, नेहरू प्रवक्ता रजवन डहीनवाल और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शास्त्री जी, शुरुआत है आपसे। चूंकि देखिए, आदमपुर उपचुनाव हुआ, उसके बाद पंचायत चुनाव, बैठकों का दौर आपके दल में भी, दूसरे सभी दलों में भी जारी है, तो हम मानकर चलें कि कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी तो शुरू हो गई है। निश्चित रूप से ज्योति जी, ये जो अगला साल है 2023 का, ये तैयारियों का वर्ष होगा। और क्योंकि 5 साल में एक बार लोकतंत्र का त्योहार भारत के अंदर, भारत के नए मतदाताओं के द्वारा भी, पुराने मतदाताओं के द्वारा भी अपने सपनों की, अपनी योजनाओं की, अपने चहेतों की सरकार के लिए सब लोग तैयारी करते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों का भी एक, क्योंकि ये एक त्योहार के रूप में, भारत का लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के अंदर सभी लोग इस प्रकार की तैयारियां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास होल टाइमर कार्यकर्ता रहते हैं और वो आज से नहीं, जब 2 थे तो 2 जैसे थे और आज हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में भी कार्यकर्ता उसी रूप में काम करते हैं, जो सत्ता से बाहर चल रहकर और सत्ता की चकाचौंध से बाहर रहकर केवल देश के निर्माण के लिए, देश की आभा मंडल को कैसे विश्व पटल पर मजबूती से रखा जाए, उसके लिए हमारे नेता, नीति और नीति के आधार पर इस प्रकार की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी सदा करती रहती है। और बाकी पार्टियां तो केवल चुनाव के समय आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रकार का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का समूह है जो इस विषय को लेकर निरंतर मंथन चिंतन करता रहता है। और उसी क्रम में आप पिछले दिनों से देखेंगे तो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, किसी प्रकार का हो, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सदा उस चुनाव को ठीक ढंग से लोगों के बीच विषय रखा जाए, किया जाए, वो होगा। और उसी को तैयारी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी भी भारत को जोड़ने का प्रयास करते हैं, बशर्ते कि वह तोड़ने की राजनीति बहुत पहले से रही है और पिछले भी आपने देखा होगा किस प्रकार के बयान अभी से वो जारी करते हैं। तो इस प्रकार की घृणा का वातावरण पैदा करना ये कांग्रेस की नीति है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन प्रकार की भावनाओं से दूर रहकर केवल और केवल देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पहले दिन पाठ पढ़ाया जाता है, नेशन इज द फर्स्ट। व्यक्ति कोई हो सकता है, कभी हो सकता है, लेकिन हम सबके दिमाग में, जिलो जहान में नेशनल इज द फर्स्ट, ये एक विचार पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, वैचारिक जो अधिष्ठान का हमारे प्रयोक्ता हैं उन सब के द्वारा ये बात कही जाती है। इसलिए उसके ऊपर सदा चलने रहने का हमारा एक निरंतर स्वप्न रहता है। बाकी पार्टियों भी अपनी विचारधारा को लेकर काम करें, निश्चित रूप से जनता विचारधारा को महत्व देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ विचार के अधिष्ठान के साथ साथ एक विश्व की स्तरीय नेतृत्व है जो बाकी सबके पास अभाव है। और जनता लोकसभा की 2024 की तैयारियों के अंदर नेता को आधार मानकर भी, क्योंकि उनके 10 साल का कार्यकाल जनता के सामने होगा और जनता उसके आधार पर निर्णय करके उनको अगले 5 साल के लिए मतदान करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए अंशु शर्मा जी, देखिए बीजेपी तो कहती है कि 365 दिन, 24 घंटे, 7 दिन और पूरी तरह से जब तक इलेक्शन नहीं आ जाते, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता सभी इलेक्शन मोड पर रहते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, हरियाणा में भी 2 फेज में यात्रा होने वाली है, तो ये हम समझकर चले, मानकर चलें कि अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड पर है। देखिए, तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, कहीं ना कहीं
2024 के चुनाव पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच का जो गैप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच में जो गैप आता है, उस यात्रा ने कहीं ना कहीं दूर करने का काम किया है। और अभी तो यात्रा पूरी तरीके से अपने रिजल्ट पर भी नहीं पहुंची। और आप देखेंगे कि अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनी और कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी ही मजबूती के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब की बार 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रहा है। और हर एक बूथ पर यूथ भी जुड़ेगा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी बनाने का काम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। जी, तो आपको लगता है कि 2024 पर जो चुनाव होने हैं उस पर बड़ा असर होने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का? जेजेपी की हम बात करेंगे। अजय गुलिया जी, अभी आपकी पार्टी ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, स्थापना दिवस भी आप लोगों की ओर से बड़े स्तर पर मनाया गया, और अब जो बयान सामने आ रहे हैं, दिग्विजय चौटाला की बात करें, मैंने खुद भी जब उनका इंटरव्यू किया उस वक्त भी कहा गया कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की इस बात से संतुष्ट वो नहीं हैं। बहुमत की बात भी होती है कि अगर 46 सीटें हमें मिलती तो हम ये वादा बहुत जल्दी पूरा कर देते या फिर आने वाले दिनों में पूरा कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव करीब देखकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, और ये क्या इस बात का भी संकेत कर रहे हैं कि आप लोग गठबंधन से अलग जाकर अलग से चुनाव लड़ेंगे? नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखिए जिस प्रकार की भी बयानबाजी भी हो रही है या रैली के दौरान भी आपने नेताओं को देख, आप एक चीज समझे कि जननायक जनता पार्टी की सोच कामों को लेकर के है। ये दूसरे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने की बातें करते हैं। देखिए जननायक जनता पार्टी की सोच ये है कि जो वादे हम लोग 2019 में करके आए थे लोगों से, जिसके बलबूते पे लोगों ने हमें 10 सीटें दी थी, 17% के लगभग हमारा वोट शेयर था। तो अब हम जो वादे करके आए थे वो पूरे करके लोगों के बीच में जाएंगे कि आपने हमें 10 सीटें दी, हम सरकार में साझेदार बने, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी बने, हम लोगों ने ये काम आपके लिए किया। और मैं एक चीज और आपके टीवी चैनल पे ज्योति जी, मैं हर बार एक चीज दोहराता हूँ, देखिए 80-90% जो छात्र नंबर लेकर के आता है वो छात्र भी अच्छा छात्र होता है। लगभग सारे वादे पूरे कर देंगे तभी 2024 में चुनाव में वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच में। जो वादे जनता से करके 2019 में आए थे, जिसके बलबूते पे लोगों ने हमें वोट दिया था, 10 सीटें आई थी, सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत जी बने थे, वो सारे वादे 2019 के लगभग सारे वादे पूरे करेंगे तभी 24 में लोगों के बीच में वोट जहाँ मांगने जाएंगे। हम अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगे कि आपने हमें मौका दिया, इतनी सीटें दी, इतने विधायक चुन करके आए थे, ये वादे हमने आपके बीच में किए थे, जिसमें से हम ये वादे हम लगभग पूरे कर चुके हैं, और फिर लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। ये मैं आपके बीच में आपको अश्योर कर देता हूँ ज्योति जी, अपने किए कामों के नाम पर वोट मांगने का काम हम लोग करेंगे। आपने जो काम किए हैं उन्हें लेकर आप लोग वोट मांगने का काम करेंगे या फिर वोट की अपील करेंगे? चलिए, जो बयान दिए जा रहे हैं कि अगर इतनी सीटें होती तो ये काम हो जाता है या फिर ये पहले कलम से हो जाता, अब तक कर चुके होते, उस पर भी हम चर्चा करेंगे पूरी डिबेट में। रजवंत जी, पैदल यात्रा निकालेंगे अभय चौटाला? अभी हालांकि देखिए केवल एक सीट आप लोगों के पास है, केवल एक विधानसभा क्षेत्र आप लोगों के पास है। हालांकि आप लोगों का दावा है कि पंचायत चुनाव में हमने अच्छा किया, निकाय चुनाव में हमने अच्छा किया। तो पैदल यात्रा से क्या लगता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसका रास्ता तय कर पाएगी इन्हें लोग? दो चीजों से हम लगा सकते हैं। एक तो ये है कि इसके लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जो सरकार की जो नाकामियां हैं, जो वायदे पूरे करने के लिए आई थी, जो वायदे करके आई थी चुनाव में, वो वायदे पूरे नहीं किए। एक तो सरकार को जनता को उनके बारे में बताएंगे। वो पैदल जनता के बीच में गांव-गांव जब हम जाएंगे, जब 90 विधानसभा 22 जिलों में, और वो होते हुए अगर वो हर गांव में, हरियाणा के गांव में जाती है, तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो समझेंगे भी, और वो सरकार की जो नाकामियां हैं उनके बारे में भी कहीं ना कहीं चर्चा भी होगी। जब रात उन लोगों के साथ बिताई जाएगी तो वो अपनी भी बताएंगे और हमारी भी सुनेंगे। तो उससे निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल दल को फायदा भी होगा। और इनेलो पार्टी हमेशा से जनता के बीच में रहकर राजनीति करने का काम किया है। इससे पहले हम गांव में जाते थे, वहां पर मीटिंग्स करते थे, या जिला हेडक्वार्टर पर मीटिंग करते थे, हल्का सतर पर मीटिंग करते थे। लेकिन एक ट्रेंड चेंज किया है हमने कि इस बार जनता के बीच में, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने के बाद ये बात आई कि ऐसा क्या करें
कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उनसे जुड़े, उनसे रूबरू हों। तो यही बात सामने आई कि क्यों न एक पद यात्रा निकाली जाए, पैदल यात्रा निकाली जाए, उससे सभी जिले भी कवर हो जाएंगे, सभी 90 के 90 हल्के भी कवर हो जाएंगे और ज्यादातर जो हरियाणा के गांव हैं उनको भी कवर किया जाएगा। उन लोगों की जब समस्याओं को सुना जाएगा, कहीं ना कहीं उनका समाधान करने की भी बात की जाएगी, सरकार ने कहां कमी छोड़ी उसको भी बताने का काम किया जाएगा, तो उससे इनेलो को निश्चित तौर पर फायदा भी मिलेगा। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि निकाय चुनाव में जहां इनेलो को फायदा मिला वो कहीं ना कहीं अपने जो प्रदर्शन था उनको बेहतर करने का काम किया। उससे बढ़कर उन्होंने पंचायत के जो चुनाव आए वहां पर भी उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 का जो चुनाव होगा निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ उसके हक में आएगा। और जनता जो ये सोच रही है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को भी आजमा कर देखा, उस पर कोई भी नहीं रहा। हम ये कहते हैं कि 2000 में जब हमारी सरकार थी तो हमने कहीं कुछ कमी रह गई तो उसको छोड़कर शायद जनता हमारे से छिटक कर चली गई। 2000 के बाद जब कांग्रेस का शासन आया तो उन्होंने उसका जो इनेलो के जो कुछ सोच रहे थे कि इनेलो ने कुछ कमी छोड़ी, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतर पाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई, लेकिन उन्होंने भी जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया। तो अब जनता ने कैलकुलेशन कर लिया, सबको आजमा कर देख लिया, तो उन्होंने यही देखा कि कहीं ना कहीं चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल एक बार बेहतर काम करेगी और वो जनता के बीच में जनता के हितैषी काम करेगी। जिन दो पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों पार्टियों ने रिपीट किया। भले ही हुड्डा साहब की बात करें, दूसरी बार बहुमत नहीं मिला, लेकिन रिपीट तो किया, मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने। बीजेपी की बात करें, बहुमत से नहीं थे, लेकिन गठबंधन के तहत ही सरकार बनाई, एक बार फिर से रिपीट किया। आप लोगों को तो मौका लंबे समय से कम जारी नहीं दिया है। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि पैदल यात्रा निकालेंगे और जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे। अभी आगे बढ़ती हूँ, राजकुमार सिंह जी, सभी दलों की हलचल तेज हो गई है। कहीं एक सवाल मैं चाहता हूँ, चलिए बहुत जल्दी बोले। ज्योति जी बोले। मैं अपने साथी भाजपा प्रवक्ता से 2 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला तो कि उन्होंने कहा कि आप 2024 में अपने कामयाबी के ऊपर वोट मांगेंगे, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अकेले वोट मांगने जाएंगे या भाजपा साथी को भी साथ लेकर वोट मांगने के लिए? आवाज ठीक नहीं है। और दूसरा सवाल मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर काम की बात है तो 2.5 साल के अंदर 3 लगभग सरकार के बनवाने हैं, तो 100 रुपए पेंशन मिलता वाला इन्होंने। चलिए, आपके इन सवालों का जवाब हम लेंगे। अभी राजकुमार जी से सवाल करने की बारी है। देखिए, टेक्निकल इश्यू की आवाज नहीं आ रही। आप लोग स्टूडियो में अगर कभी आए तो बेहतर हो सकता है। राजकुमार जी, सभी पार्टियों की हलचल जारी है, कोई बैठक कर रहा है, किसी की रैलियों का दौर जारी है, पैदल यात्रा, पद यात्रा का दौर भी जारी। कैसे आप देख रहे हैं सभी की तैयारी को? देखिए, 2024 बहुत दूर नहीं है, लगभग 2 साल से भी कम का समय बचा है, अगर चुनाव अपने नियत समय पर होते हैं तो। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, जैसा कि अभी भाजपा कह भी रहे थे, भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक प्रकरण आपको याद होगा, अभी मार्च में चुनाव हुए 5 राज्यों के, और चुनाव के नतीजे आने के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच गए थे। बिल्कुल, गुजरात के चुनाव की तैयारी के लिए, लोगों से चर्चा करने के लिए। तो भाजपा तो उस मोड में हमेशा रहती है। और ये भाजपा की पहली बैठक नहीं जिसकी आप चर्चा करें 17-18 तारीख को जो होने वाली है, ऐसी भाजपा की बैठकें लगभग हर महीने या हर दूसरे महीने होती रहती है। और मेरा ख्याल है कि एक राजनीतिक दल को निरंतर सक्रिय रहना ही चाहिए। सिर्फ चुनावी माहौल में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले अगर जनता के बीच जाएंगे या अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित से मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो उससे बात बनती नहीं है। तो लेकिन भाजपा के पक्ष में अगर बात करें, जो उसके एडवांटेज हैं, एक तो पावर में है 8 साल से, तो जो काम किए हैं उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो लेके जाएगी जनता के पास, और तब तक 10 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, 2 साल अभी बाकी है। जो कमी रह गई, जो फीडबैक होगा, जो इन बैठकों में भी मिलता है, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो एक एडवांटेज तो बीजेपी के पास ये है कि सिर्फ वायदों में वोट नहीं मांगेगी, अपने परफॉर्मेंस पर ही वोट मांगेगी। दूसरी, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की जोड़ी, वो एक बड़ा एडवांटेज है। जो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो उसके पास एक नेतृत्व की जोड़ी भी है। डबल इंजन की सरकार के परफॉर्मेंस पर वोट मांगे जाएंगे, और जो नेतृत्व की जोड़ी है उसकी अपनी एक साख और लोकप्रियता भी है, वो एक एडवांटेज है। दूसरी ओर कांग्रेस के पक्ष में अगर बात करें, मुख्य विपक्षी दल है,
2014 में नहीं था, इनेलो से पीछे छूट गया था, लेकिन 2019 में हरियाणा के मतदाताओं ने मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस को चुना। बिल्कुल। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड भी मिला हुआ है इस साल मार्च अप्रैल के बाद से, जब से उनकी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष बने उदयवान। लेकिन एक समस्या जो आती है वो ये है कि अभी भी गुटबाजी पर कोई लगाम नहीं है। उस गुटबाजी के चलते आप राष्ट्रवादी सीट हार गए, आदमपुर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ गए, और 2019 की अगर बात कर लें तो अशोक कमर भी पार्टी छोड़ गए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का जो संकट है वो आंतरिक ज्यादा है, और जब तक कांग्रेस आंतरिक संकट से नहीं उभरेगी, गुटबाजी से नहीं उभरेगी, तब तक चुनावी मोड में आकर के जनता के बीच पूरी ताकत से जा पाएगी, उसमें थोड़ा संदेह है। आपने राहुल गांधी की पदयात्रा की बात कही, कांग्रेस तो बार बार कहती है उसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो तो भारत को जोड़ने के लिए, देश के हित में चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे राहुल गांधी की पदयात्रा का बड़ा भारी असर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बन गई, हिमाचल प्रदेश राहुल गांधी गए ही नहीं थे, और वो पदयात्रा गुजरात भी नहीं गई, भारत जोड़ो यात्रा उनकी। राहुल गांधी जरूर गए थे एक दिन के लिए, 2 रैलियां की, और कांग्रेस की वहां जो दुर्गति हुई सबके सामने है। तो कुल मिलाकर जब तक कांग्रेस अपने संकट से नहीं उभरती, जो नीचे से लेकर ऊपर तक का है, तब तक उसकी संभावनाएं बहुत बेहतर नहीं होती। तीसरे नंबर पर निश्चित रूप से जेजेपी है। जेजेपी इनेलो से अलग होकर बनी, परिवार टूटा, पार्टी टूटी, एक नया दल बना, और उस हिसाब से देखें तो एक नए दल ने 2019 में 10 सीटें जीत के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल। लेकिन उसमें उसका अपना प्रदर्शन का योगदान कम था, परिस्थितियों का ज्यादा था। दूसरे दलों के ताकतवर प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला वो जसपा के टिकट पर लड़ गए। तो उसका, लेकिन कुल मिलाकर आंकड़ा ये कहता है कि 10 सीटें उनकी आई, और जब भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो जसपा के 10 विधायकों के साथ गठबंधन करके ये सरकार बनी। अब संकट ये है जसपा का, जो जसपा प्रवक्ता कह रहे हैं हम अपने काम पर वोट मांगेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर आप तो गठबंधन में भागीदार हैं, और आपकी पार्टी चाहती है दुष्यंत चौटाला सीएम बने, तो आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? भाई जिस भाजपा की 40 सीटें हैं वो उसी अनुपात में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, आपकी 10 सीटें हैं, आपको उसी अनुपात में सीटें मिल पाएंगी अगर गठबंधन में लड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके उतनी सीटें ही नहीं होंगी कि बहुमत का आंकड़ा पार कर सकें या पा सकें। ठीक है। दूसरी बात, एक बड़ा संकट और जी कि जसपा अभी गठबंधन सरकार के 3 साल के कार्यकाल में जितने भी बड़े घोटालों की न्यूज सुनाई दी, सहयोग भी हो सकता है, वो सारे के सारे जसपा के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभागों से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो जवाब उनका भी देना पड़ेगा। जवाब तो देना होगा उनका भी, क्योंकि छवि पर भी तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं ना फिर उसके बाद। निश्चित रूप से उठेंगे। जी। दूसरी बात, जो आईएनएलडी का सवाल है, आईएनएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभय चौटाला पदयात्रा करेंगे, अच्छी बात है। पिछली बार कांग्रेस की सीटें बढ़ी, जसपा एक नई पार्टी थी, उसको 10 सीटें मिली, और सबका शिकार हुई आईएनएलडी, जो 2014 में मुख्य विपक्षी दल थी और 2019 में एक सीट पर सिमट गई। तो कुल मिलाकर के आईएनएलडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राइट। लेकिन उसका बेहतर भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले चुनाव में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है और जसपा कैसा प्रदर्शन करती है। शास्त्री जी, अभी कंवरपाल गुर्जर को हमने सुना, आपने भी रिपोर्ट में सुना होगा। कंवरपाल कहते हैं कि आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में ही है। साथ साथ इस बात को भी ऐड किया गया कि हालांकि जेजेपी ने भी रैली की है, जेजेपी भी मजबूत हो रही है। तो क्या ये क्लियर है फिर कि मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में है, और जेजेपी भी तैयारी कर रही है कि ये कहीं ना कहीं अलग अलग जाने से जुड़ा एक मैसेज है कि इलेक्शन अलग अलग लड़े जाएंगे, हो सकता है कि जेजेपी के साथ भी मुकाबला हो जाए? देखिए ज्योति जी, इस विषय को ऐसे देखना चाहिए कि जब कंवरपाल जी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, गठबंधन सरकार के मंत्री हैं, तो वो समग्र रूप से विचार करते हैं। अच्छा। और समग्र रूप में यदि सामने आती है तो केवल कांग्रेस आती है। वो भाजपा जजपा को इसलिए अलग से नहीं मानते क्योंकि गठबंधन के साथ नहीं, उन्होंने अलग से नाम लिया, अलग से नाम लिया, तभी तो सवाल उठाना, तभी तो मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। उन्होंने ये नहीं कहा कि गठबंधन का मुकाबला के बीजेपी और कांग्रेस का, और जेजेपी भी अच्छा कर रही है, जेजेपी संगठन को अलग से, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में समीकरण बदले। ऐसा नहीं कहा गया कि गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस से होने वाला है। जेजेपी पार्टी अलग है और उसे अलग से ही बताया गया कि चुनाव के लिहाज से, चुनाव लड़ने के लिहाज से।
ज्योति जी, आपका सोचने और पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते समय इस प्रकार की बातें निकलवा लेते हैं आप। अच्छा। लेकिन गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और वो जब कहते हैं तो गठबंधन सरकार के नाते कांग्रेस के साथ मुकाबला है। इसलिए इनेलो और आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार की वो चर्चा करते हैं वो कहीं मैदान में नहीं है। इसलिए जजपा का अलग से नाम किसी पत्रकार ने ले दिया होगा, पूछना चाहता होगा। लेकिन जब कोई भी गठबंधन का मंत्री बयान देता है तो वो समग्र रूप से देखता है, और समग्र रूप से जब देखेंगे तो कांग्रेस ही सामने दिखेगी। विशेषकर हरियाणा में दूसरी पार्टियों का अभी कोई ऐसा चाल चरित्र चेहरा नहीं दिखा है कि जो इलेक्शन के प्रति गंभीर हो या जनता भी उनको गंभीरता से लेती हो। ऐसा भी कहीं अभी तक कोई ऐसा वातावरण का निर्माण वो कर नहीं पाए। इसलिए माननीय कंवरपाल जी का जो बयान है उसको उसी दृष्टि में देखना चाहिए कि समग्र रूप से यदि कहीं मुकाबला है तो कांग्रेस के सामने होगा। और जो लोग गठबंधन की बात करते हैं तो आपने तो कांग्रेस नहीं तो होगा या भाजपा नेता या होगा। प्रवक्ता लोग मीडिया सुनिए मीडिया पर बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने ही मंत्री जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। शास्त्री जी नहीं, मैं तोड़ मरोड़ क्या उनके विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो ये नहीं कहना चाहते, वो ये कहना चाहते थे। आप उनके बयान को कैसे बदल सकते हैं? मैं हैरान हूँ इस बात से। ज्योति जी मैंने तोड़ मरोड़ने का शब्द ही नहीं कहा। अच्छा। मैंने कहा कि पूछने का तरीका होता है, किस ढंग से पूछते हैं। मैंने कहा कि तोड़ मरोड़ वाली बात तो मैंने कही कि आपने बात पूछने का भी तो तरीका होता है। चलिए मैं आगे बढ़ूं अब चर्चा में। अंशु जी नहीं आप हैं अंशु जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन धर्म के नाते कोई भी ठीक है कोई भी बात करेगा वो कांग्रेस के सामने की बात करेगा। अंशु जी, पार्टी में गुटबाजी देखिए आप लोगों के शिखर पर रहती है, आप माने ना माने उस पर मैं जाती नहीं। आदमपुर की बात करें, हारे आप लोग, उससे पहले राज्यसभा हार चुके थे, निकाय चुनाव में आप लोग मैदान में थे ही नहीं और पंचायत चुनाव में भी सिंबल पर नहीं थे। तो क्या इस आधार पर अब तक के जो इलेक्शन हुए हैं, क्या इस आधार पर आप लोग मजबूती का दावा कर सकते हैं कि मजबूत के आगामी चुनाव को लेकर या मजबूती से तैयारी कर रहे हैं? देखिए ज्योति जी, जहां तक निकाय चुनाव की और सरपंची के चुनाव की बात है तो कांग्रेस पार्टी कभी भी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती है, और जिन पार्टियों ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया उनकी जितनी सीटें आई हैं वो आपको साफ है, रिजल्ट आपके सामने है कि जनता ने साफ तरीके से भाजपा को नकार दिया। रही आदमपुर उपचुनाव की बात, हमने अच्छा चुनाव लड़ा, जो भी था जिस भी हिसाब से हमने चुनाव लड़ा 52,000 मते कांग्रेस पार्टी ने वहां पे प्राप्त की, जो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। अभी मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा कि कोई भी जो भी बात होगी सामने मुकाबला होगा तो कांग्रेस पार्टी से ही होगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये तो मान लिया है कि उनका मुकाबला जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही है, और उनकी नाराजगी जजपा के गठबंधन के साथ आप देखी जा रही है। और उस टाइम मेरे थोड़े नेटवर्क इशू आ गए थे, मैं जजपा प्रवक्ता से 2 बातें आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा अगर आप अनुमति देते हैं। पूछिए। उन्होंने कहा कि हम 2024 के चुनाव के अंदर अपने कामों को गिनवाकर लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि भाई आप अकेले वोट मांगने जाएंगे लोगों के बीच में या भाजपा साथी भी आपके साथ रहेगी? और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने अभी तक जो भी अपने मैनिफेस्टो में काम गिनवाए हैं तो वृद्धा पेंशन 5100 रुपए की आपने घोषणा की थी, 3 साल आपकी सरकार को होने जा रहे हैं, अभी तक वो वादा तो आपने पूरा किया नहीं। आपके नेता श्रीमती नैना चौटाला जी ने एक बयान दिया था कि हमारी सरकार में 10 विधायकों का साथ है, इसलिए हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। तो भाई आप आने वाले 2 साल में आपकी क्या जादू की छड़ी आपके पास आ जाएगी कि आप ये वादा पूरा कर देंगे? तब भी तो आपके 10 विधायक रहेंगे, या 2 साल के अंदर आप भाजपा के सारे विधायकों को जजपा ज्वाइन करवा देंगे? सही बात है। तो ये देखिए ये सबके मुझे तो समझ में कहीं नहीं आता कि इनका गठबंधन किस प्रकार का है। जब काम करने की बात आती है तो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, और फिर कहते हैं हमारा गठबंधन मजबूत है। तो गठबंधन मजबूत नहीं है, काम करने की नियति नहीं है। जी अजय गुलिया जी, देखिए ये बात तो ठीक है, सभी के जहन में है। ये बयान अभी इस साल के एंड में आप कह सकते हैं कि अभी आने लगे हैं, जिसमें दिग्विजय कहते हैं कि डिप्टी सीएम नहीं सीएम होने चाहिए दुष्यंत चौटाला रैली में कह देते हैं कि उनके दिल में भी टीस है कि 5100 रुपए पेंशन अभी नहीं हो पाई है। नैना चौटाला कहते हैं कि हमारे 10 ही विधायक हैं। तो ये क्या ये राग अलापना शुरू कर दिया गया कि उन वादों को लेकर जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए? और दूसरा सवाल ये कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से जो किया गया कि अब तक अगर नहीं कर पाए तो अब कौन सी जादू की छड़ी मिल जाएगी कि इलेक्शन में जाने से पहले करने ही करने हैं? देखिए ज्योति जी,
एक चीज तो सबके सामने है कि 250 रुपए प्रति वर्ष बढ़ रही है। ये चीज तो है। अगर उस हिसाब से भी जाएंगे तो 5 साल में कितनी बढ़ जाएगी। देखिए ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मेरे कांग्रेस के भाई ने एक सवाल पूछा, मैं इनसे एक चीज कहता हूँ, हुड्डा साहब तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल में कितनी पेंशन बढ़ी थी और 3 साल में कितनी बढ़ी है? मैं चुनौती के साथ कहता हूँ 3 साल में ज्यादा रुपए का वादा हुड्डा साहब का तो नहीं था अजय गुलिया जी? 5100 रुपए का वादा क्या भूपेंद्र हुड्डा का था? और क्या वो सत्ता में आए थे? सत्ता में तो आप लोग आएंगे, भले ही गठबंधन के तहत आएंगे। और बार बार जो कहा जाता है कि 10 सीटें मिली, ठीक है 10 सीटें मिली, आप लोग सत्ता में आए तो सरकार बीजेपी के तो खिलाफ वोट किया गया था। यूं तो अगर जनता पर इस बात को डाला जाए कि हमारे तो 10 ही विधायक जीत कर आए ना, तो 10 जो विधायक जिताए वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिताए थे। नहीं ज्योति जी, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये चर्चा को जन्म, ये चर्चा हम 5100 की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे नेताओं ने बयान दिया ना कि हमारी सोच 5100 है, हमारा टारगेट 5100 है, हमारा एक गोल है। देखिए नैना चौटाला जी के बयान को पढ़ो तो उन्होंने कहा कि हमारा एक गोल है 5100। दुष्यंत जी की भी सोच है उनके मन में, उन्होंने कहा रैली के दौरान मेरे मन में टीस है कि मेरा टारगेट 5100 है। दिग्विजय की सोच भी 5100 है। जब हम 5100 का वादा करके आए तो हमारी सोच 5100 होनी चाहिए कि 5100 किस प्रकार से प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को, हरियाणा प्रदेश के व्यक्ति को 5100 रुपए पेंशन कैसे मिले। अब क्या फॉर्मूला के आगे क्या के? नहीं देखिए, हमने पहले ये आए तो प्रतिवर्ष एक बढ़ोतरी, एक फिक्स अमाउंट की बढ़ोतरी हो रही है, पर दुष्यंत जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से लेकर के इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और वो केंद्र के कई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मिले हैं कि देखिए आप लोगों को आवश्यकता थी, जननायक जनता पार्टी ने आपके सरकार में सहभागी बनकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर एक साझा सरकार बनाई जिसका नेतृत्व दुष्यंत जी और मनोहर लाल जी ने किया। हमारी एक सोच है, हमारी एक मैनिफेस्टो में वादा था लोगों से कि चलिए आगे चर्चा में बढ़े उससे पहले छोटा सा कमेंट शास्त्री जी आपका, चूंकि 5100 रुपए को लेकर डिबेट में टाइम इसलिए इतना ज्यादा दिया जा रहा है, इसके लेकर बार बार बयान दिए जाते हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा भी जेजेपी की बनाया गया था। शास्त्री जी, क्या ये ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया जाएगा अगर इलेक्शन में जाने से पहले 5100 रुपए पेंशन नहीं हो पाए? जितना हो पाया वो जेजेपी के खाते में, जो नहीं हो पाया चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया या नहीं करने दिया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, चूंकि जेजेपी नेताओं के बयानों से कम ये लगता है। देखिए ज्योति जी, राजनीतिक दल जो है वो सब सुविधाएं अपने अनुकूल देखना चाहते हैं और विशेषकर अदर देन भाजपा कभी भी इस प्रकार के लोक लुभावन जो वायदे होते हैं उनके प्रति कितना चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार के मुद्दों को मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं कि जो वर्षों तक जो सदियों से चले हुए थे मुद्दे उनको समाप्त करने का काम है। तो हमारी सोच एक व्यवस्थित समाज को, एक व्यवस्थित देश को लेकर चलना है। बाकी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए काम करती हैं, सत्ता में लोग कैसे आए उनके लिए इस प्रकार के लोक लुभान वादे करते हैं। तो ये जेजेपी पर आपका कटाक्ष मानते हैं, ये जेजेपी को लेकर आपने कहा है, मनोहर लाल जी हैं जननायक जनता पार्टी को लेकर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से लोक लुभावन वादे या जनता को देखिए अपनी तरफ आकर्षित करने वाले वादे सभी बीजेपी के अलावा सभी, चूंकि मेरा सवाल तो देखिए जेजेपी से जुड़ा था। यदि हम देखिए ज्योति जी, यदि आप 60-70 के दशक में इंदिरा गांधी जी के भी नारे को देखोगे ना तो उन्होंने भी इसी प्रकार के गरीबी हटाओ के नारे दी थी। उसको उस समय से चल रहा, गरीब हट गया लेकिन गरीबी हटाने के लिए कोई फार्मूला और योजना नहीं चली। 5100 रुपए पेंशन के जाने का वादा, गरीबी हटाओ जैसे नारे जैसा वादा है। गुलिया साहब बहुत जल्दी 10 सेकंड कोई कमेंट आपका, ये लोक लुभावन वादे इस तरह का वादा करें। 2 मिनट ज्योति जी, मैं 2 मिनट आपके लूंगा बीच में, सिर्फ 2 मिनट का समय मेरे को चाहिए। ज्योति जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो वादे हम लोगों के बीच में करके आए थे उनमें से कितने पूरे, यही मैं तो कह रहा हूँ वो काम नहीं करके वोट मांगने जाएंगे लोगों के बीच में, अगर वो काम पूरे नहीं होते वोट मांगने नहीं जाए। 24 में वोट मांगने तभी जाएंगे जब मैनिफेस्टो, जो हमारा 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था, जब वो 90% पूरा होगा तभी 24 वोट मांगने जाएंगे। नहीं, आपके जो लीडिंग पोजीशन की पार्टी है, साथी पार्टी है, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि लोक लुभावन वादे नहीं करते, इस तरह के मुद्दों को लेकर तो हम राजनीति नहीं करते हैं। रजवंत जी, देखिए
रजवंत जी। ज्योति जी 2 मिनट का समय मैं लूंगा। 2 मिनट नहीं सर, बहुत जल्दी 10 सेकंड। एक चीज है, चलो 30 सेकंड मैं मानता हूँ। बोलिए। बताना चाहूंगा, पहले तो साथी भाजपा प्रवक्ता ने इतना बड़ा मजाक आपके माध्यम से लोगों के बीच में कर दिया है कि लोग लुभावने वादे भाजपा नहीं करती है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया, 15-15 लाख खाते में आएंगे, ये मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की। जब देश के गृह मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो एक जुमला था। अरे और साथ ही साथ किस मैनिफेस्टो में कैसी बातें कर रहे हो? आपके पास मैनिफेस्टो की कॉपी है 15 लाख रुपए देने का? हरियाणा की जनता अरे क्या बात कर रहे हो मांग रही है? ज्योति जी आपके पास अरे तथ्यपरक बात कर रहे हो। किस मैनिफेस्टो में 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात? डीजल के दाम कम आप बताइए कहाँ था? सिलेंडर के दाम कम होंगे। क्या ये वादे झूठे वादे नहीं थे? क्या ये लोग लुभावने वादे आप लोगों ने नहीं किए 2014 और 19 की सरकार? अरे कोरोना का वादा किया था क्या किसी ने? कोरोना के बारे में सोचा था क्या कि कोरोना जैसी महामारी आएगी इस देश के अंदर और दुनिया के पैरों को रोक देंगे? और उस कोरोना की महामारी में जब दुनिया के पैर रुके थे तो भारत एक ऐसा देश था जिसने दुनिया के पैरों को चलाए रखा, इतनी घनिष्ठ आबादी को बचा के रखा। क्या उसकी काउंटिंग नहीं करेगा ये देश? क्या ये लोग नहीं देखेंगे कि किस प्रकार से कोरोना के अंदर लोगों को, गरीब लोगों को घर चलाने के लिए किस प्रकार की आर्थिक सहायता दी और जीवन बचाने के लिए हरियाणा की बात कर लेंगे, हरियाणा की बात कर लेंगे, हरियाणा की बात करेंगे। और ये जो बात कही जेजेपी को लेकर कहा था बीजेपी ने, जेजेपी को लेकर कहा था, इसको लेकर ठीक है मैं जवाब दे चुकी हूँ गुड़िया जी से। शास्त्री जी आप रुके अभी, आप सुने। रजवंत जी, इससे पहले पदयात्रा की बात करें, इनेलो में रहते अजय सिंह चौटाला जी की ओर से भी की गई थी, अजय चौटाला की ओर से भी की गई थी, अब अभय चौटाला करने वाले हैं। क्या और कितना अंतर आप देखते हैं? हालांकि डिप्टी सीएम की ओर से तो ये भी कहा गया था कि तारीख तो बताएं अभय चौटाला कब पदयात्रा करेंगे, तारीख आप लोगों की ओर से बता दी गई क्या? तारीख बता दी गई है आपको, अभी सारा रूट चार्ट भी आपको दे दिया जाएगा। प्लानिंग हमारी चल रही है, 15 तारीख को हमारी बैठक भी है, उसके बाद 22 को भी हमारी बैठक है और 15 तारीख से हमारी मीटिंगे जो जिस रूट पर हमारा चला जाएगा, कि जैसे बता दिया गया कि मेवात से शुरू किया जाएगा, उसके लिए बैठकें भी शुरू कर दी गई हैं शीर्ष नेतृत्व की ओर से। चौधरी नफे सिंह राठी जी है, श्याम सिंह राणा जी है, प्रकाश भारती जी, सुनैना चौटाला, उनकी टीम बनाकर अलग अलग जिलों में उनकी ड्यूटियां भी लगा दी गई है कि आप इनके लिए तैयारियां करें। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो भी काम कहा है वो करके दिखाया है। उन्होंने पैदल यात्रा करने की अगर बात की है तो निश्चित तौर पर पैदल यात्रा वो पद यात्रा ही करेंगे। वो ये नहीं है कि बीच में छोड़कर गाड़ी में बैठ गए, ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये पहले कब हुआ था, जो किसी ने कर दिया वो उनके सामने आ जाएगा, जो पहले किसी ने किया वो उनके सामने आ जाएगा। जैसे मैं अभी आपको बताना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लोक लुभावने वायदों का बात करके ये दिखा दिया कि जेजेपी को सत्ता का लालची बता दिया। और मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जेजेपी वाले बार बार ये कह रहे हैं कि अरे मैं आपको भी शामिल कर रहा हूँ उसके अंदर, जो उप मुख्यमंत्री है, आपको नहीं छोड़ रहे, आपको भी मैं शामिल कर रहा हूँ उसके अंदर। मुझे शामिल बाद में कर लीजिए, पहले मैं आपकी बता देता हूँ। आपने जेजेपी के वायदे के बारे में पूछा था तो आपके इसका मतलब सीधा सीधा उनका है, हम सत्ता से बाहर है। मैंने आपके बारे में भी कहा है, ये चीज ज्योति जी ने जो पूछा था मैंने स्पष्ट किया, सभी राजनीतिक पार्टियों के बारे में कहा, आदर देन भाजपा का मैंने, आपने सब सुना नहीं चाहिए, आदर देन भाजपा कहा है, लेकिन सबसे पहले 5100 रुपए की बात आई थी शास्त्री जी, 5100 रुपए की बात आई थी। दूसरी बात, एक मिनट मैं बात को खत्म कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बात को खत्म कर देता हूं। और जो बार बार जेजेपी उप मुख्यमंत्री पद को मुख्यमंत्री में तब्दील करने की जो बात कह रही है, तो मैं एक चीज इनसे जरूर पूछना चाहूंगा, इसका मतलब ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये लोग यहीं पर इस गठबंधन के मतलब इस गठबंधन में दरार निश्चित तौर पर पड़ी हुई है, ये केवल ऊपर की लिपापोती है। और 2024 में ये पार्टियां अलग अलग हो रही हैं, तो एक चीज ये जरूर बता जाए कि आज जो सीएम है, जिसकी बार बार ये तारीफ करते नहीं थक रहे, कल क्या उसी सीएम में खामियां बताएंगे ये? और दूसरी 10 सीटों वाले आदमी सीएम बनने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है, जबकि इनके पास सीट है 10 अभी। तो क्या ये अलग अलग, इसका मतलब तो यही हो गया कि 2024 में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी? सीधा सीधा मतलब तो यही हुआ, तभी तो मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि विधायक 46 होंगे तभी तो इनका कहीं वो आएंगे। लेकिन 10 सीटों पर बैठने वाले आदमी ख्याली पुलाव पका रहे हैं।
तो मेरी समझ से तो ये आज क्लियर हो गया कि ये जो ठगबंधन है ये कुछ दिनों का ही है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़कर गठबंधन। राजकुमार जी, सपने देखने का अधिकार तो सबको है, लोकतंत्र में तो खास तौर पर जब एक विधायक वाली पार्टी सपना देख सकती है सरकार में आने का, तो 10 विधायक वाले भी सोच सकते हैं, सीएम बनाने की भी सोच सकते हैं, सत्ता में आने की भी सोच सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से सपने देखने का भी अधिकार है और अपने राजनीतिक लक्ष्य तय करने का अधिकार है। चुनाव इको आ रहा है, दूसरी जरा एक बार देख चलिए मैं फिक्स करवाने की कोशिश करती हूँ पीसीआर टीम को बोल के। जहां तक आपने कहा एक विधायक कहा, तो भारत तो बड़ा अभूतपूर्व देश है। बिल्कुल। आपको मैं एक उदाहरण दूं, झारखंड में एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा, वो भी मुख्यमंत्री बन गए थे जी। तो सपने देखने में, लक्ष्य निर्धारित करने में कोई हर्ज नहीं है, लोकतंत्र अधिकार सबको देता है, लेकिन कुछ तार्किक स्थितियां होती हैं। जैसे आपको 46 विधायकों का समर्थन चाहिए, अपने हो या किसी सहयोगी दल के हो, तो सहयोगी दल भी आपके साथ तब आएगा जब आप उस हैसियत में होंगे, 30 में होंगे, 35 में होंगे, 40 में होंगे। वो आप तब पहुंचेंगे जब आप 70-80 पे लड़ेंगे। बिल्कुल, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनना ही होगा। बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, सपने देखने का हक है, लक्ष्य निर्धारित करने का हक है, अपना जनाधार बढ़ाने का हक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल, सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन जो एक गणित है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ कि गठबंधन टूटेगा। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का? अजय गुलेरिया, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे 2024 का जी। नहीं, इंतजार नहीं, मैं तो इनके बातों से ही कयास लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार की जो रोजाना बयानबाजी हो रही है उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम तो। चलिए अजय गुलेरिया जी जल्दी बोले सर। देखिए, गुलेरिया साहब आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, आऊंगी मैं एक बार फिर से। अंशु जी देखिए, सभी दल इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा मुकाबला किससे है, हमारी टक्कर किससे है, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, चुनावी सुगबुगाहट तेज हो रही है। लेकिन आपकी पार्टी के सामने हर बार की तरह चुनौती ये होगी कि किस खेमे को फ्री हैंड दिया जाएगा, कौन बड़ा नेता रहेगा, किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं तो सीएम पद का सबसे प्रबल दावेदार कौन होगा? तो एक लड़ाई तो आप लोगों को सबसे पहले ये लड़नी है। देखिए ज्योति जी, ये सारी जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद की बातें हैं, तो मैं आज इस बारे में बात भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं तो पहले तो दाद देता हूँ भाजपा प्रवक्ता की, उन्होंने कितनी शानदार तरीके से हरियाणा के बुजुर्गों का जो मुद्दा था उसको भटकाया, कोरोना को बीच में ले आए। चुनाव कोरोना से पहले हुआ, 5100 रुपए वृद्धा पेंशन जो पेंशन थी उनके ऊपर उन्होंने कुछ बात नहीं की। दूसरी बात मैं करता हूँ, 2024 में कांग्रेस पार्टी हरियाणा की जनता के साथ धोखा तो करेगी नहीं, और हर एक मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, बुजुर्गों के मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर, इन मुद्दों को आधार बनाकर 2024 में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में जाएगी और अपने जो पुराने काम है उसके ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर मतदान करेगी और सरकार बनाने के काम 2024 में कांग्रेस पार्टी करेगी। जी शास्त्री जी, अभी जेजेपी की रैली में भी दुष्यंत के चाहने वालों ने उनको सीएम कहा है, उनके समर्थकों ने, और दिग्विजय जो बयान दे रहे हैं या फिर दूसरे नेताओं की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए अब बातें जनता की समझ में ये आ रही हैं कि अब डिप्टी सीएम के सामने से डिप्टी हटाने की कोशिशों में है अगले चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी, और ये साथ में रहकर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता मेरे बड़े भाई कह रहे थे, कांग्रेस पर कहां चले गए, कांग्रेस पर कहां चले गए, जेजेपी पर नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार, मैं आऊंगा दोनों मेरे सवाल को आप गंभीरता से नहीं लेते क्या? सवाल रिपीट कर दीजिए। मेरे सवाल को गंभीरता से नहीं लेते क्या आप? देखिए, जननायक जनता पार्टी की रैली में दुष्यंत को सीएम कहा कि उनके समर्थकों ने, आप और दिग्विजय कहते हैं कि डिप्टी सीएम बने हैं दुष्यंत, हम इस बात से संतुष्ट है नहीं, और सीएम तो एक राज्य का एक ही होगा जो कि मनोहर लाल जी हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं हरियाणा के। तो इन बयानों को बीजेपी कैसे देखती है, जो ये बयान सामने आ रही है गठबंधन में रहकर, कैसे देखती है भारतीय जनता पार्टी? ज्योति जी, आपको गंभीरता से न लेने का आपका जो आग्रह है मैं उसको सिरे से निकालता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे सामने आप एक हैं और 3 मेरे और साथी हैं जिनको कांग्रेस को हम टारगेट मानकर उनके प्रश्नों का उत्तर ना दूं तो भी वो शायद उनके साथ न्याय नहीं होगा। अच्छा। लेकिन चलो मैं पहले आपके हाथ से शुरू कर देता हूं। मैं पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा दोनों अपनी अपनी पार्टियों के
अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और जनता मतदाताओं के बीच जो जिस प्रकार की उनकी संरचना है, जिस प्रकार का वो सुनना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रैलियों के अंदर उस प्रकार के बयान आते हैं। अच्छा। और जसपा एक राजनीतिक पार्टी है और वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती है। वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को कैसे रिझाए, ये उनका विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ है और बड़े गठबंधन के साथ है, इसलिए मुख्यमंत्री वो कब बनेंगे, कहां बनेंगे, वो तो बेहतर वो बता पाएंगे। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और किसी भी प्रकार से उसमें परिवर्तन की कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। और वो यदि अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए साथ जोड़ना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहे, तो उन्होंने तो ये तो नहीं कहा ना कि 24 में ही बन जाएंगे, और 24 में बनने वाले ही हैं, और आप वोट दोगे तो भी बनेंगे, नहीं देंगे तो भी बनेंगे, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद एक राजनीतिक पार्टी है, उसके अपने आगामी चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी कांग्रेस आगामी चुनाव की बात ज्योति जी, आप भी आप जो है कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जाने देते मुझे जी? ज्योति जल्दी जी, आप कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जाने देते मुझे? आप बीच में रास्ता रोक के लिए बैठ जाते हो। मैं जेजेपी को लेकर सवाल कर रही हूँ, और कांग्रेस और बीजेपी का तो सर रोजाना ही हर एक डिबेट में चलता रहता है आप लोगों का। और मैं कांग्रेस का जवाब देना चाहता हूँ, सुनना चाहती है जो बयान दिए जा रहे हैं नेताओं की ओर से। देखिए ज्योति जी, आप जो है वो मेरे उस बयान से संतुष्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके ऊपर अपना बयान दे चुका, लेकिन आप कांग्रेस को वोट क्यों कर रही है मेरी समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस के प्रवक्ता का भी तो जवाब मिलना चाहिए ना, उसको भी तो जनता देखना चाहती है ना। कब इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? बोलिए। हाँ, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था, और वो गरीबी के हटाते हटाते कितना काम किया, क्योंकि उनके बाद में उनके बेटे आए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। चलिए ठीक है, अभी अजय गुलिया जी आप हैं फोन लाइन पर। आप हमें ये गणित समझाएं जिसमें दावा किया जाता है कि बहुमत से सरकार बनेगी या फिर 10 विधायक काफी नहीं है, सीएम बनेंगे दुष्यंत चौटाला। अगर ये गठबंधन के तहत लड़ा तो गठबंधन में आप लोग छोटी पार्टी हैं, जाहिर है उसी हिसाब से सीटों का या फिर जो विधानसभा क्षेत्र है उनका आवंटन किया जाएगा। तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है, क्या गणित और क्या समीकरण होंगे कि दुष्यंत को आप लोग सीएम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं? नहीं ज्योति जी, मैं एक चीज मानता हूँ कि आप एग्जाम्पल इस चीज का लें कि बिहार के अंदर आरजेडी की ज्यादा सीटें हैं और जेडीयू की कम सीटें हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ये मान करके चले नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे जी के 7 जितने विधायक हैं उससे कहीं ज्यादा विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। और भी कई उदाहरण हैं। अभी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार जी, उन्होंने कहा कि मधु कोड़ा जी इकलौते विधायक होते हुए भी मुख्यमंत्री बने, और हमारे पास 10 सीटें हैं। उसके बाद ज्यादा सीटों पर चुनाव जो हमने काम किया, हम आशा करते हैं लोग हमारी सीटें बढ़ाने का काम करेंगे। अगर उसके अनुपात में भी बात करें तो हमारी बढ़ाने से पहले तो गठबंधन के तहत भी बढ़ानी होगी ना, अगर मिलकर लड़ेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर अनुपात की बात चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर भी तो मंथना कुछ होगी, इसे लेकर भी तो डिसाइड किया जाएगा ना, तो जनता की बारी तो उसके बाद में आएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ जो चीजें भी डिसाइडेड नहीं है उसके बारे में ये कैसे तय कर लेंगे कि हमें कम सीटें ही मिलेंगी। हमारा वोट शेयर को देख करके कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने 17 से 18% वोट हमें दिए हैं, उसको लेकर के सीटों के बंटवारा होगा, दोनों दल चर्चा करेंगे। अभी तो वो चर्चा हुई नहीं है, वो चुनाव से पहले। ठीक है, बट मैं चुनाव से पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी केवल निर्दलीयों के सहारे सरकार चलाने में सक्षम है। आप लोग हैं गठबंधन में, आप लोगों के बगैर भी अगर गणित की बात करें, ठीक है आपसे समझ गए, आप लोगों का गठबंधन के, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ये संभावना है कि सीटें तो अगर गठबंधन में लड़ी तो जाहिर है बीजेपी की ज्यादा होंगी। ये कोई हवाई बात तो है नहीं, तो जीत के कौन आएगा, जीत के ज्यादा कौन कितनी आएगा। और ये तो मैं एक एग्जांपल नहीं, पहले आपको 2 एग्जांपल दे चुका हूँ। अच्छा। जरूरी थोड़ी है कि किसी के पास 50। अब बिहार के अंदर आप जेडीयू आरजेडी का एग्जांपल आपके सामने मैंने दे दिया, मैंने महाराष्ट्र का एग्जांपल आपको दे दिया। देखिए दुष्यंत जी के रूप में आज हरियाणा प्रदेश के लोग अपने आप को दुष्यंत जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। आम आदमी का मुद्दा दुष्यंत जी उठा रहे
लड़ेंगी, साथ लड़ेंगी। मैं कह रहा हूँ दोनों पार्टियां अगर साथ भी लड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो अगर दुष्यंत जी के चेहरे को अच्छा जिस प्रकार से लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छा, और बहुत सारी संभावनाएं हैं। देखिए परमुटेशन, ये तो बड़ी बात आपने कह दी। इसी बात को आगे ले जाते हुए, क्योंकि समय अभी कम है, रजवन जी सुना आपने कि जितनी लोकप्रियता है दुष्यंत की, या लोग जितना उन्हें पसंद कर रहे हैं, ये भी संभावना है कि बीजेपी हाईकमान की चाहिए कि उनका चेहरा आगे किया जाए चुनाव लड़ने से पहले। नहीं, एक चीज है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक बार बात कहते थे कि 2024 से भारतीय जनता पार्टी में जेजेपी का विलय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई जेजेपी के प्रवक्ता गुलिया जी ने इस चीज पर भी मोहर लगाने का काम किया है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज के हालात बने हुए हैं, ये गठबंधन जो सरकार जो चल रही है, इस गठबंधन के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को साथ लेकर चलने के मूड में है, और आज के जो हालात बने हुए हैं, जेजेपी भी कहीं अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए मजबूरी बस इस गठबंधन के साथ चल रही है। वरना इनका किसी प्रकार से कोई भी ऐसा वो नहीं है जो ये कहे कि हम जनता को लेकर भी, कहीं पर भी ये बात नहीं है कि जनता की कहीं समस्याओं का समाधान करने की बात करें। एक तरफ वो अपना डिप्टी हटाने की चक्कर में रहते हैं, और दूसरी तरफ वो केवल अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में रहते हैं। इससे ज्यादा इस सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। आज हालात प्रदेश के ये हैं कि बेरोजगारी को ले ले, महंगाई को ले ले, या कानून व्यवस्था को ले ले। मैं अभी आपको एक बताना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था का हालात ऐसे हैं कि एक 13 मिनट में 4 पेट्रोल पंप अगर लूट लिए जाए तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा। मैं रेवाड़ी जिले की घटना का बता रहा हूं, मात्र 13 मिनट में 4 पेट्रोल पंप लूट लिए जाते हैं, और वो प्रदेश ये कहते हैं, वहां के लोग ये कहते हैं कि हम सुरक्षित प्रदेश में रह रहे हैं। व्यापारी खुद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं के साथ रोजाना रेप की घटनाएं हो रही है, और फिर वो कहते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित तौर पर जब 2024 में जनता के बीच में जाएंगे, जनता इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल जो पदयात्रा करेगी तो उससे इंडियन नेशनल लोकदल को निश्चित तौर पर फायदा होगा, और जनता के सामने एक ऐसा चेहरा बनकर आएगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जिसको सबको स्वीकार्य होगा। वो अंतिम कमेंट आपका राजकुमार जी, अगला जो साल है कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कैसे गुटबाजी से पार पाना है, ये चुनौती रहेगी। लेकिन गठबंधन के नेताओं के बयान कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक है या हरियाणा की जनता है उनको इस बात के संशय में जरूर डालेंगे कि मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर अलग जाएंगे। चूंकि गुलिया साहब की ओर से तो बड़ी बात कह दी गई कि दुष्यंत चौटाला को लेकर हो सकता है कि बीजेपी हाईकमान की कुछ डिसाइड करे कि वो ही आगामी मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा हो। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, एक बात तो तय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े नेता है कांग्रेस में हरियाणा में। स्वाभाविक दावा उनका बनता है मुख्यमंत्री पद का अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अन्य गुट के लोगों को साथ लेकर चल पाएंगे, चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी हो, या बाकी लोग हो जो अपने अपने क्षेत्र में असर रखते हैं। ये वो कैसे कर पाएंगे ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक वो ऐसा कर पाते नजर आए नहीं है, या कोशिश की हो तो उसके परिणाम नजर नहीं आए। जो परिणाम नजर आए वो निराश करने वाले, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे रामपुर का उपचुनाव हो, चाहे अशोक कबर का पार्टी से जाना हो, कुलदीप बिश्नोई का पार्टी से जाना हो, या बाकी लोगों का। जहां तक भाजपा जसपा गठबंधन का सवाल है, मुझे लगता है 2023 इस गठबंधन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। अपने अपने चुनावी वायदे हैं, और देखिए ज्योति जी, हमें एक वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये नेचुरल अलायंस नहीं है, स्वाभाविक गठबंधन नहीं आई। 2019 में दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, तो शंकु विधानसभा बनी। उसमें सरकार बनाने के लिए जरूरी था कि किन्हीं दो दलों के बीच गठबंधन होता, और उसमें जो सबसे न्यूनतम विरोधाभास हो सकता था वो भाजपा जसपा के बीच हो सकता था। जसपा नई पार्टी थी, कोई लंबी चौड़ी विचारधारा राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी, और भाजपा से ऐसा विरोध देवीलाल परिवार का कभी नहीं रहा, बल्कि उनके साथ गठबंधन में सहयोग है। जनसंघ और लोकदल की बात करें, इनके पुराने स्वरूप भी तभी नेचुरल अलायंस से कहा गया कि ये तो होता है, ये तो स्वाभाविक गठबंधन के दावा किया गया। ये एक तरह का परिस्थिति जन्य गठबंधन था, है, और किसी दल ने दावा नहीं किया कि स्थायी है हमेशा हमेशा के लिए। तो अगले चुनाव से पहले क्या परिस्थितियां बनती है उस पर निर्भर करेगा। अजय गुलिया जी का अपना आकलन हो सकता है या कोई सूचना हो, पर मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, समय आगे नहीं है। शास्त्री जी बहुत जल्दी कमेंट आपका। शास्त्री जी अंतिम कमेंट। शामिल करना जिस तरह आप तो खुलकर बोलने से बचते नजर आए गठबंधन को लेकर कुछ भी, लेकिन जेजेपी के नेता भी और जेजेपी के प्रवक्ता की ओर से भी खुलकर कह दिया गया कि हाँ वो सीएम बनने के सपने भी देखते हैं, और आपके पार्टी हाईकमान को लेकर भी ये दावा कर दिया गया। ये संभव तो ये भी है कि दुष्यंत चौटाला को ही आगे कर दिया जाए गठबंधन की ओर से।
देखिए ज्योति जी, मैं पहले भी कहा कि लोक लुभावनी बात करना मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए कोई परंपरा में नहीं है जी। हम एक सदी राजनीति और वैचारिक राजनीति के अग्रगामी हैं। उसी को लेकर हम 47 से लेकर आज तक आगे बढ़े हैं, चाहे 2 थे कि 100 थे। इसलिए मैं पुनः इस बात के लिए कहूंगा कि गठबंधन का धर्म जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। स्टेट एजेंसियां इसको या कहीं इस पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती जी। और उनके लिए साथ हम किसी भी तरह की देश के लिए, प्रदेश के लिए एक स्थायित्व देने के लिए यदि मिनिमम प्रोग्राम के साथ सत्ता में आए हैं और उसके साथ जनता का न्याय हो रहा है, आगामी जो और साल दोनों है पक्ष वो यदि सहमत गठबंधन हैं, के तो लिए भी उसमें कहीं कोई ना आगे कहीं बढ़ने की निर्णायक बात- साबित होगा। गठबंधन के लिए भी निर्णायक रहेगा। सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में जुड़े आप लोग। तो 2024 की तैयारियों को लेकर हमने बात की। गठबंधन को लेकर अब जो बयान आने लगे हैं, आगामी वर्ष में क्या कुछ रहता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। कांग्रेस कैसे अपनी गुटबाजी से पार पाकर हरियाणा में खुद को मजबूत करती है, और इनेलो की अगर बात करें कैसे विधानसभा तक की राखें जो कि दावा किया जाता है वो पार की जाएंगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।